अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज असद मालिक एंड आई एम योर बैंकिंग इंस्ट्रक्टर। और आप हमें देख रहे हैं ब्यूटिशियंस के प्लेटफॉर्म से, जो कि है पाकिस्तान का फर्स्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपको देता है आपके कोर्स से रिलेटेड तमाम फ्री नोट्स, पीपीटी प्रेजेंटेशन, आपके बुक के तमाम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस और इवन आपके पास पेपर के तमाम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस एक ही प्लेटफॉर्म से। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फौरन से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे चैप्टर 11, दैट इज बैंक फंड्स, जो कि हम इसका लेक्चर 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो वो उससे पहले देख लीजिए, ताकि ये वाला लेक्चर आपको समझने में कंपैरेटिवली और आसान लगे। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। स्टूडेंट्स, आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे सोर्सेस ऑफ बैंक फंड्स की। जो बैंक्स होते हैं वो अपने जो फंड्स हैं, जो वो पैसे हैं, वो कहाँ से जनरेट करते हैं। और दूसरी चीज है प्रिकॉशंस इन लैंडिंग लोन्स। मतलब जब वो अपने लोन्स जो है वो पब्लिक को दे रहे होते हैं, या उनको दे रहे होते हैं जिनको इसकी जरूरत है, तो उस टाइम पे इनको किन चीजों की प्रिकॉशंस, किन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये तमाम चीजें हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे वीडियोस को जो है वो पसंद कर रहे हैं तो हमारे कमेंट में ज़रूर अपने रिव्यूज़ दिया करें। और अगर आप ये तमाम नोट्स को जो जो ये टॉपिक्स हैं इनको डाउनलोड करना चाहते हैं, इनके लेक्चर्स, इनके नोट्स जो हैं वो डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं, दैट इज़ www.beauticians.com। इसका लिंक जो हमारे डिस्क्रिप्शन पे भी मौजूद है, तो आप ये फ्री में साइन अप करके तमाम नोट्स को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ₹1 भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो बैंक फंड्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था कि बैंक फंड्स होते क्या हैं, कि जो द मेजॉरिटी ऑफ बैंक फंड्स आर मेड अप ऑफ फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट्स। आप लोग जो पैसे डलवाते हैं जो बैंक में जाके इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, वो तमाम पैसे जो है वो बैंक की लायबिलिटी होती है, और वो उन्हीं पैसों से आगे री इन्वेस्ट करते हैं उन पैसों को, और उससे आगे लोगों को लोन्स प्रोवाइड करते हैं। और वो लोन्स के जरिए इन रिटर्न वो उनसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और वो इंटरेस्ट जो होता है वही बैंक का जो है वो इनकम होती है। तो इस तरीके से बैंक अपना तमाम जो है वो सिस्टम को चला रहा होता है। और भी कुछ सोर्सेस हैं जिसके जरिए जो है बैंक जो है वो अपने पैसों को जनरेट कर सकता है। तो वो है सबसे पहले हमारे पास कैपिटल। कैपिटल बेसिकली क्या होता है कि ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है, जिससे जो है कोई भी बिजनेस जो है इससे स्टार्ट होता है। तो अगर कभी भी कोई भी बिजनेस, इवन बैंक या कोई भी बिजनेस, अगर वो स्टार्ट होना चाहता है और उसको कैपिटल की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो वो जो है वो अगर तो वो सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अगर वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो क्या होता है कि उसके अंदर वही जो ऑनर होता है उसी के पैसे नीचे मौजूद होते हैं, मतलब कि सिंगल ऑनर के ही पैसे मौजूद होते हैं। अगर वो पार्टनरशिप होता है तो उसके अंदर आप जो है 2 या 2 से ज़्यादा जितने भी पार्टनर्स हैं वो सब पैसे इसमें पूल करते हैं। अगर वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो उसके अंदर वो जनरल पब्लिक से जो है वो पैसे जनरेट कर सकते हैं, या प्राइवेट है तो वो तमाम इंडिविजुअल बिज़नेस, इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर्स वगैरह से पैसे जो है वो जनरेट करते हैं, पैसे पूल करते हैं। तो अगर जो ज़ाहिर-सी बात है, बैंक जो होता है ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ होती हैं, तो तो इसके अंदर ये होता है कि ये अपने शेयर जो है वो इश्यू करती है जनरल पब्लिक में, और जनरल पब्लिक जो है उन शेयर्स को खरीद के जो है बैंक के जो है जो बैंक के जो बिजनेस है उसमें जो है वो उसमें ओनरशिप में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और बैंक को इन्वेस्टमेंट देते हैं, ताकि उस इन्वेस्टमेंट से जो है बैंक अपने तमाम ऑपरेशंस को कर सके। दूसरा है हमारे पास डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स, जैसे कि मैंने आपको बैंक फंड्स में बताया कि सबसे मेन सोर्स इसकी बैंक की यही होती है। एक्चुअल पैसे जो है बैंक को एक्टिविटीज को चलाने के लिए, ऑपरेशंस को चलाने के लिए, आगे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने के लिए यही पैसे होते हैं। क्योंकि कैपिटल जो होता है वो एक लिमिटेड होता है, वो तमाम ऑपरेशंस को चलाने के लिए होता है, आगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं होता है। आगे जो री-इन्वेस्ट पैसे करती है बैंक, वो आपकी डिपॉजिट से करती है। जो आप पैसे डलवाते हैं उसी के ज़रिए जो है बैंक एक्चुअल पैसे कमा रहा होता है। ठीक है? आइदर आप उसमें करंट अकाउंट में डलवा रहे हैं, सेविंग अकाउंट में डाल रहे हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में डाल रहे हैं, तो फिर भी जो है वो उस पैसों को जो है वो आगे जो है रीइन्वेस्ट करता है। तो फिर जितने टाइम के लिए आप पैसे डलवाएँगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होता है। आप करंट अकाउंट में डलवाते हैं तो बैंक जो है आपको इसी वजह से, क्योंकि आपके विथड्रॉल की जो क्वांटिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है।
आप उसको काफ़ी जिस टाइम आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, आप उसको निकलवाते रहते हैं। ठीक है? आप उसमें पैसे सेव करने के लिए नहीं, बस पैसों को काम आप अपने फैसिलिटीज़ को अवेल करने के लिए बैंक में पैसे डलवाते हैं, ताकि आपके फंक्शंस हो सके, बैंक आपका बिज़नेस चल सके। ठीक है? आपने सैलरीज़ वगैरह देनी है, तो वो ऑनलाइन आपने दे दी है। तो इस तरीके से बैंक की फैसिलिटीज़ को अवेल करने के लिए करंट अकाउंट को बिज़नेसमैन जो है वो ओपन करवाते हैं। सेविंग अकाउंट में क्या होता है कि आप पैसे कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, मतलब साल, 2 साल, 3 साल, तो इसमें कंपैरेटिवली अच्छा एक रेट दे दिया जाता है। फिर उसके बाद आप फिक्स्ड डिपॉज़िट में होता है कि आप ये लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स करवाते हैं, तो इसकी वजह से बैंक के पास काफ़ी टाइम तक आपके पैसे रहते हैं, जिससे वो अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन कमा लेता है। तो इसकी वजह से बैंक आपको फिर वो सेविंग अकाउंट से ज़्यादा आपको उसमें इंटरेस्ट रेट देता है। तो उसके बाद है वापस थर्ड वन इज़ फेडरल फंड्स परचेज़। इसके अंदर ये होता है कि आपको, अगर मैंने समझाया, इससे पहले भी आपको समझाया था कि जो बैंक रिज़र्व होता है, मतलब कि हर बैंक को जो है एक लिमिटेड रेशियो की का एक अमाउंट होती है, जो कि उसको जो है सेंट्रल बैंक के पास जो है वो डिपॉज़िट करवाने पड़ते हैं, जमा करवाने पड़ते हैं ऑन अ डेली बेसिस। दैट इज़ अराउंड 7%, मतलब आपके जो भी आपने पैसे आपको पूरे दिन की जो ट्रांज़ैक्शन हुई, उसमें 7% जो है आपको सेंट्रल बैंक में जमा करवाना पड़ेगा एज़ अ रिज़र्व। तो वो क्या होता है कि वो आपको कंपल्सरी जो है वो 7% जो है उसकी एक लिमिट है, वो आपने 7% पैसे उसमें डलवाने हैं। अगर आप उस 7% को आपके पास पैसे नहीं है वो उतने, मतलब कि अगर 50,000 डलवाने थे, अगर 50,000 नहीं, आपको 40,000 का 10,000 रुपए की शॉर्टेज हो रही है, तो अब वो 10,000 की जो शॉर्टेज, जब आपको लोन लेना पड़ेगा, क्या इससे आप जो है वो अपने दूसरे बैंक्स वगैरह से, अपने दूसरे जो कम्पेटिटिव जो बैंक्स हैं, उसके ज़रिए आप उनसे जो है वो फंड जो है वो ट्रांसफ़र करवाते हैं अपने अकाउंट में, और उसके तरीके से आप अपनी जो कैश की जो बैंक रिज़र्व की जो रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफ़िल करते हैं। मतलब कि ये एक मैंडेटरी है, आपने 7% जो है वो जमा करवाने ही करवाने हैं। मतलब अगर 50,000 जमा करवाने हैं, तो डेली बेसिस पे आपने 50,000 रुपए जमा करवाने हैं। अब वो अमाउंट कहीं से भी लाकर आपको देने पड़ते हैं। तो ये बैंक्स इसलिए बैंक टू बैंक की हेल्प करती हैं, क्योंकि कल को किसी को भी शॉर्टेज हो, तो वो एक-दूसरे की इस तरीके से हेल्प करती है, और इसके इन रिटर्न ये फ्री में काम नहीं होता है, इसके ऊपर भी इंटरेस्ट रेट एक-दूसरे को वो देते हैं, और ये उनके बेनिफिट्स में आ जाता है, क्योंकि बहुत ईज़िली जो है ये लोन जो है बैंक एक-दूसरे को प्रोवाइड कर देता है। ठीक है? तो उसके बाद हमारे पास बोरोइंग। बोरिंग जो है वो 2 किस्म की हो सकती है। एक बोरिंग होती है कि आप जो है यही जो अपने जो बैंक रिज़र्व करवा रहे हैं, आप सेंट्रल बैंक के पास जो पैसे जमा करा रहे हैं, कल को अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो आप ये सेंट्रल बैंक से ही, मैंने आपको समझाया भी था कि लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट वाला जो आपको मैंने समझाया था, कि एक कमर्शियल बैंक्स को अभी लोन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो जो है वो किससे लोन लेती है? वो जो है वो सेंट्रल बैंक से जाके लोन लेती है, ठीक है? आप किस तरीके से, या तो वो उसके पास जाएगी, मुझे लोन चाहिए, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म चाहिए, ठीक है? अपना बिल ऑफ एक्सचेंज जो है उनसे री-डिस्काउंट करा लेगी, ठीक है? तो इस तरीके से जो है सेंट्रल बैंक उनको जो है वो लोन की सर्विसेज़ प्रोवाइड करता है, और इससे वो जो है अपनी जो रिक्वायरमेंट होती है वो उसको फुलफिल कर लेते हैं। और दूसरा क्या तरीका हो सकता है कि वो अपने बॉन्ड्स जो है वो इश्यू करें पब्लिक को। बॉन्ड्स, आपको पता है कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, वो इट्स अ फॉर्म ऑफ अ लोन, जो कि आप जो है वो जनरल पब्लिक से लेते हैं। आप वो जैसे शेयर्स की तरह ही आप उसको इश्यू करते हैं जनरल पब्लिक में, लोग उसको खरीदते हैं। लेकिन शेयर्स जो होते हैं वो इट्स अ फॉर्म ऑफ एन ओनरशिप, वो आपको ओनरशिप प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बॉन्ड्स के अंदर जो होता है वो इंटरेस्ट रेट होता है। तो इंटरेस्ट रेट आपको ये भी लॉन्ग टर्म ही लोन कहलाता है, ये भी मतलब इसकी जो इसकी मैच्योरिटी होती है वो 10 साल तक की होती है। तो वो 10 साल तक अगर आप इनके पास पैसे रखवाए हुए हैं, आपने अपने इनके बॉन्ड खरीदे हुए, तो 10 साल तक आपको इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा बैंक से। उसके बाद हमारे पास प्रिकॉशंस कि मतलब ये जो आप लोन दे रहे हैं लोगों को, जो आप बॉरोवर्स को लोन दे रहे हैं, तो क्या इनको उस टाइम देते हुए आप कुछ सोचेंगे नहीं, आपके प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं करेंगे, तो वो कौन सी प्रिकॉशंस हैं, वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। एक होते हैं सिक्योर्ड लोन्स, और एक होते हैं अनसिक्योर्ड लोन्स, ठीक है? जो कि सेफ नहीं होते बाय नेचर, और बैंक्स अवॉइड करते हैं कि हम अनसिक्योर्ड लोन्स जो है वो ना प्रोवाइड करें, बल्कि सिक्योर्ड लोन्स प्रोवाइड करें, ताकि, क्योंकि आपको पता है कि बैंक के पास जो पैसे होते हैं वो बैंक का खुद का पैसा नहीं होता, वो जनरल पब्लिक का पैसा होता है, तो वो एक तरफ से बैंक के पास लायबिलिटी होती है। तो इसलिए बैंक जो है इतने बड़े रिस्क नहीं लेता, कि जिसके वजह से उनके पैसे जो है वो डूब जाएँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनको फिर कहीं न कहीं से भी पैसे वो अवाम के को देने पड़ेंगे। सबसे पहले होता है कि वो, अगर वो सिक्योर्ड लोन्स प्रोवाइड कर रहा है, तो सबसे पहले अगर वो किसी को हेवी अमाउंट किसी को इश्यू कर रहा है, तो वो उसके पहले उसकी इंश्योरेंस करवा लेगा। ताकि जो है कल को अगर ये डिफ़ॉल्ट हो जाता है, कोई भी पैसे नहीं दे पाता है, तो ये मैं इंश्योरेंस कंपनी जो है ये पॉलिसी के ज़रिए मुझे मेरी रिकवरी हो सके।
दूसरी चीज़ है कि स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज़ वो क्या करेगा, या तो अगर वो कोई, ज़ाहिर सी बात है कि वो किसी को लोन्स हैवी प्रोवाइड कर रहा है तो वो कोई कंपनीज़ ही होंगी, क्योंकि कंपनीज़ को ही ज़्यादातर जो, क्योंकि यहाँ पे हम वो लोगों की बात नहीं कर रहे कि छोटे-मोटे किसी ने घर के लिए लोन ले लिया या किसी ने कोई छोटा-सा 1 लाख 2 लाख, ये मिलियन ट्रिलियंस की बात हो रही है, जो कि अच्छा खासा लोन होता है। ठीक है? तो उसकी वजह से अगर आप किसी कंपनी को लोन दे रहे हैं तो आप उस कंपनी के कुछ शेयर्स होंगे जो कि वो उसने मार्केट में इश्यू किए होंगे, तो वो बैंक जो है उस सिक्योरिटी के तौर पर उनकी उनसे उनकी कंपनी के शेयर्स ले लेगा कुछ, ताकि भई कल को अगर तुम मेरे पैसे नहीं देते तो मैं ये शेयर्स बेच के जो है तो अपने पैसे रिकवर कर लूँगा। ठीक है? उसके बाद है हमारे पास इमूवेबल प्रॉपर्टीज़, मतलब कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी अगर उनके पास मौजूद है, उनकी कोई बिल्डिंग, लैंड, कुछ ऐसी इक्विपमेंट्स जो है जिसको जिनके हैवी अमाउंट की हो, ताकि जिनको पे ऑफ करके जो है वो अपने लोन्स को जो है वो पूरा कर सके बैंक। उसके बाद है अदर आइटम्स आर्टिकल्स, इसके अंदर ये होता है कि थोड़ा पर्सनल प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है कि अगर आप किसी को दे रहे हैं, कोई लोन दे रहे हैं, किसी जनरल पब्लिक को भी दे रहे हैं, तो अगर वो लोग जो है आपको लोन देने के कहते हैं, आप कोई चीज़ गिरवी रखवा रहे हैं, मतलब मॉर्टगेज करवा रहे हैं कि आपको अपने कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे रहे हैं उनको, ठीक है? या उनको बिल ऑफ लेडिंग, मतलब कि जो आपने जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में मतलब जो आपको पैसे मिलने होते हैं जिसके बदले में, तो वो अगर वो आप बैंक को बेच दें कि आप ये अपने पास रख लें गिरवी के तौर पे, आप कि बैंक को दे नहीं रहे हैं, आप सिर्फ़ एक गिरवी रखवा रहे हैं कि अगर ये मैं कल को आपके पैसे वापस कर देता हूँ, तो आप मुझे ये चीज़ मेरी वापस कर देंगे। या ज्वेलरी हो गई आपकी कोई, ठीक है? कोई कीमती ज़ेवरात वगैरह जिसकी अमाउंट जो है उस लोन को पे ऑफ करके उतनी हो सके। हो सकता है कि आपकी ज्वेलरी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो और आपने लोन कम लिया हो, तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि वो अब बैंक जो है वो ईज़िली आपको फिर लोन दे देता है। लेकिन हमेशा यही होता है कि फिर आपको जितने की अमाउंट होती है उससे ज़्यादा का ही लोन मिल जाता है आसानी से, क्योंकि इससे ये होता है कि बैंक को जो है वो पे ऑफ करने में ईज़ी हो जाता है। ठीक है? उसके बाद ये है कि क्लीन एडवांसेस, इसके अंदर ये होता है कि अनसिक्योर्ड लोन्स है, क्लीन एडवांस के नाम से भी अगर आता है तो आप समझेंगे कि अब यहाँ पे वो अनसिक्योर्ड लोन्स की बात कर रहे हैं। इसके अंदर 2 टाइप्स होती हैं, वन नेम पेपर एडवांस, आईओयू। आईओयू का मतलब ये होता है आईओयू, ठीक है? आईओयू मतलब ये शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है उसकी, तो आप इसको इंग्लिश में भी ओडब्ल्यूई एंड यूओवाईओयू, मतलब कि आईओयू मतलब कि मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ। तो इस पे ये होता है कि आप जिस इंसान को जिस इंडिविजुअल को लोन दे रहे हैं, आप उसकी गुडविल, उसकी मार्केट वैल्यू, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री के मुताबिक आप उसको लोन देते हैं कि ये बंदा जो है ये ट्रस्टवर्दी है और हमें इस पे ट्रस्ट है। आप ट्रस्ट के बेसिस पे उसको लोन दे देते हैं विदाउट टेकिंग एनी गारंटी। आप जो है बस वो उस इंसान ने कहा मुझे लोन चाहिए तो आपने उसको दे देंगे। टू नेम पेपर एडवांस में क्या होता है कि इसके अंदर भी आप क्या कहते हैं अनसिक्योर्ड लोन दे रहे हैं, लेकिन इसके अंदर आपको एक गारंटर की जरूरत पड़ेगी। मतलब कि एक तो वो होगा जिसको लोन चाहिए, एक वो बॉरोवर होगा और एक गारंटर होगा जो कि उसकी गारंटी दे देगा कि यार इसको लोन दे दो, मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि ये तुम्हें लोन वापस करेगा। तो इसमें भी वो दोनों लोग जो है उनकी इमेज अच्छी होनी चाहिए, उनकी प्रीवियस हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, मार्केट गुडविल होनी चाहिए, ठीक है? तो ये होता है कि ये थोड़े शॉर्ट मतलब कि थोड़े स्मॉल अमाउंट के लोन्स होते हैं कि इस मतलब इतने बड़े-बड़े ह्यूज अमाउंट के लोन नहीं होते कि जिसकी वजह से बैंक को बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाए, ठीक है? तो ये लेकिन बैंक ये हर किसी को नहीं प्रोवाइड कर सकता, जनरल पब्लिक को बिल्कुल नहीं देगा, ये उन्हीं को देगा जो कि बिज़नेसमैन ही होंगे और उनकी एक अच्छी खासी एक इमेज होगी, ठीक है? या ये वो भी हो सकते हैं जो कि बैंक के अपने ही लोग हो सकते हैं, जिनको जो है वो लोन दे रहा है सिर्फ़ इसलिए कि वो इस कंपनी में काम कर रहे हैं और उनकी एक इमेज अच्छी है कि ये बंदा जो है जाएगा कहाँ, ये तो पैसे दे देगा, ठीक है? तो उसके लिए वो उसको कोई भी मॉर्टगेज करने की या उसके उससे कुछ भी चीज़ गिरवी रखवाने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ़ उससे उसके उसकी गुडविल पे लोन प्रोवाइड कर देगा। तो स्टूडेंट्स ये था आज का टॉपिक, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो हमारी स्क्रीन पे व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मौजूद है, डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक मौजूद है, आप वहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी सवाल हो आप बेझिझक हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके तमाम प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व कर सकें। हमारे पास काफ़ी ऑलरेडी स्टूडेंट जो है वो एनरोल हो चुके हैं हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी पे। हम कोशिश करते हैं कि उनके सवालों को जल्द से जल्द जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से रिज़ॉल्व कर सकें। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह अब आप आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।